नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी के बीच में चला। तो तुगलक वंश के बारे में जानने का सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो है तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है। तो अब देखिए, प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ देता है कि तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी। तो जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी एक ऐसे लेखक थे जो खिलजी वंश में भी काफ़ी लोकप्रिय थे। इनको राजघराने में यानी सुल्तानों के जो दरबार थे उनमें अच्छी जगह मिली थी, एक अच्छा मकाम था। अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश में, तो अगर गयासुद्दीन तुगलक भी इनको अच्छा एक पोजीशन दिया था, इनको अच्छी तरह से मानता था, इनको एक अच्छे कवि के रूप में प्रश्रय दिया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काफ़ी माना। बाद में फिरोज शाह तुगलक के दौरान इनकी स्थिति दयनीय हो गई। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं ये अमीर खुसरो के बारे में भी। अमीर खुसरो से भी प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो कौन थे। तो अमीर खुसरो आप देख सकते हैं कि ये निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, संत निजामुद्दीन औलिया हैं और ये इनके शिष्य थे। अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो ने जिसने सितार का आविष्कार किया, तबले का आविष्कार किया, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये भी खिलजी वंश और तुगलक वंश के दौरान थे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये संगीतकार, लेखक, कवि, शायर, ये सब कुछ थे। और इनकी एक रचना है आशिका, जिससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि निजामुद्दीन औलिया साहब थे जिन पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो मिलने के लिए फरमान जारी किया था। तो निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा कि ऐसा है कि हम कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है, आप हमारे दरबार में ना आइए, मैं आपके एक तरह से आपके दरबार में आऊँगा। ठीक, और आपके दरगाह में आऊँगा। तो उन्होंने, निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा कि जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो एक दरवाजे से आओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊँगा। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि निजामुद्दीन औलिया साहब जो है वो सुल्तानों से डरने वाले नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुल्तानों के चरित्र से, सुल्तानों के कार्यों से उनका कोई वो नहीं था और कभी भी इन लोगों के सकते में नहीं आए। और अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं दक्षिण दिल्ली में स्थित है आज भी। संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आप जाएं, अगर आप कभी दिल्ली जाते हैं तो ज़रूर जाइएगा। बहुत ही पाक जगह है, पवित्र जगह है। अगर अब बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को उसका देहांत हुआ। इसमें कहा जाता है कि उसका सबसे जो विश्वास पात्र है मलिक कफूर। देखिए, ज़िंदगी में आदमी चोट वही खाता है ना, दर्द उसी को मिलता है जहाँ बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है आंख बंद करके भरोसा किया मलिक कफूर पे, और मलिक कफूर ही उसकी मौत का कारण बना। ठीक है। तो मलिक कफूर की मृत्यु के बाद अगर बात किया तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो शासक बना। और ये क्या किया ना कि ये शुरू में कुछ जंग जीत लिया। तो होता क्या है ना कि आदमी कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेता है तो उसका दिमाग फिर जाता है, अब वो हम में हो जाता है। कोई भी हो, ये सबके साथ होता है। तो शुरू में कुछ युद्ध जीत लिए, कुछ जंग जीत लिए, कुछ युद्धों में सफल होने के बाद वो क्या, उसका दिमाग फिर गया और वो क्या कर दिया कि धीरे धीरे अपने दरबारियों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। और उसके बाद ये क्या है कि जो मुस्लिम लोगों का समर्थन पाने के लिए ये क्या किया, पहली बार स्वयं को खलीफा घोषित किया। और ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था जो ना, ये क्या करता, नंगा दौड़ता रहता था, अपने दरबार में नंगा दौड़ता रहता था। कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहन करके आ जाता था। ठीक है। कभी बुर्का पहन के आ जाता था। और ये मतलब इसका कुछ ठीक नहीं था चाल चलन, कुछ दिमाग का फिरा हुआ था। ठीक है। तो कुछ भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी ये कि इसको नंगे स्त्री पुरुष काफ़ी पसंद थे। तो इस तरह से इसका काफ़ी माखौल उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। और इसी में एक मंत्री था, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह ने इसकी हत्या की। और 15 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में ये घटना हुई थी। और नासरुद्दीन खुसरो शाह
फिर अब शासक बना। और खुसरो शाह जो है, यह जो शासक बना, तो इसमें याद करने वाली ये बात ये कि ध्यान रखिएगा कि ये जो खुसरो शाह है, यह पहला भारतीय मुसलमान था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अब ये खुसरो शाह था और बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाया, और फिर खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक बनता है, मतलब दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, सुल्तान बनता है। अब देखिए तुगलक वंश कैसे नाम पड़ा, इसको समझने की ज़रूरत है। तो गयासुद्दीन जो तुगलक था, उसका नाम था गाजी तुगलक। ठीक है, और पूरा नाम कभी कभी आता है गाजी बेग तुगलक। तो वो उसकी एक टाइटल थी। ठीक, तो वो दरअसल उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन गाजी तुगलक और गाजी बेग तुगलक लिखता था। तो यहाँ से उसके उत्तराधिकारी जो है तुगलक वंश गिने जाते हैं। अब बात करते हैं तो गयासुद्दीन, जैसे क्या है ना कि जीवन में तरह तरह के नीति अपनानी पड़ती है। ये एक समझदार व्यक्ति था, इसकी उम्र काफ़ी थी, ये अधेड़ उम्र का था। ये प्रौढ़ अवस्था में था, मतलब ये पूरी तरह से कहा जाए तो बूढ़ा हो चुका था। तो ये क्या किया कि ये जानता था कि सिर्फ लड़ाई से ही हम नहीं चला पाएंगे अपने शासन को, हमें जो करना पड़ेगा, हमें कुछ डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। तो ये डिप्लोमेटिक का मतलब क्या कि इसने जो है मध्य मार्गी नीति, ये क्या किया ना, उदार नीति। ये जो अपने जो एक तरह से देखा जाए सिप सलार थे, और जो दरबारी लोग थे, और इक्ता प्रथा जो चल रही थी, तो उसमें अपने अमीरों को इसने काफ़ी उदारतापूर्ण व्यवहार किया, उनको जागीरें दी। और उसके बाद मतलब ये उदार इतना था कि ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि रस्मोनियम ये मध्यम पंथी था। ये ज़रूरत पड़ने पे टाइट होता था, लेकिन अक्सर ज़्यादा था, उदार स्वभाव का था, नरम स्वभाव का था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ये सबसे जो ये बड़ी बात ये है कि अगर हम बात करते हैं इसकी गयासुद्दीन तुगलक की, तो सबसे बड़ी बात इसका यही रहा है कि इसने क्या किया कि डाक व्यवस्था अपना सही रखा। ठीक है, डाक व्यवस्था अपनी सही रखा। डाक व्यवस्था के साथ साथ यह तुगलकाबाद नगर की भी स्थापना की। तुगलकाबाद किले का, ये जो इस समय खंडहर हो गया है, दिल्ली में जाएंगे आप तुगलकाबाद किले देखेंगे तो वो बहुत स्थापित किला है, और उसके बारे में भी हम कहानी बताएंगे। थोड़ा सा आप आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है कि ये जो बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की, तो यह अपनी गयासुद्दीन तुगलक अपने कर्मचारियों को राजस्व हिस्सा न देकर उन्हें कर मुक्त जागीरें दी। और यह निजामुद्दीन औलिया से काफ़ी चिढ़ता था, निजामुद्दीन औलिया से ज़्यादा चिढ़ता था। और एक बार क्या हुआ कि ये बंगाल विजय करने गया, बंगाल अभियान पे गया। तो बंगाल अभियान पे जब ये जाता है, तो ये इसके शरण में जूना खां, यानी बाद में देखेंगे वहीं मोहम्मद बिन तुगलक बना। तो वो उसके दरबार में गया, तो वो सोचा कि मेरा लड़का जो है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जो जूना खां अगर निजामुद्दीन औलिया के शरण में जाता है, तो राजपाट उसको आगे चलाना है, और वो कैसे संभव है। और कहीं ना कहीं उसे लगा कि निजामुद्दीन औलिया मेरे बेटे को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो और गलत मेरे प्रति भर रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया को उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ देंगे। तो इसी पे बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कि ये देखिए उन्होंने ये कहा कि दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो इनके काफ़ी कटुतापूर्ण संबंध रहे। अब बात करते हैं, ठीक, ये जियाउद्दीन बर्नी का आप देख सकते हैं। जियाउद्दीन बर्नी जो है 1285 से लेकर के 1357 के बीच में, यानी खिलजी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश के साथ साथ वो तुगलक वंश देखते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के दौरान इनकी स्थिति खराब होती है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तो एक कारण होता क्या है कि जो जूना खां था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, उसने एक लकड़ी का महल बनवाया। और लकड़ी के महल में स्वागत करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को बुलाया, और लकड़ी का महल गिर जाता है। लकड़ी का महल गिर गया तो गयासुद्दीन तुगलक की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात आती है ना कि जो संत निजामुद्दीन औलिया साहब उसको शराब दिए थे, किसको, गयासुद्दीन तुगलक की, जाओ जो तुम्हारा सबसे खास होगा, जो सबसे विश्वास पात्र होगा, ठीक, वही तुम्हारी मौत का कारण बना। और ये उस समय सही भी हो गया, क्योंकि सबसे जिसका खास था जूना खां, और जूना खां कारण पर ही, जूना खां पर ही आरोप लगा कि उसने गयासुद्दीन तुगलक को लकड़ी के महल में बुलाया और लकड़ी के महल को गिरवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो निजामुद्दीन औलिया के शान और शौकत में और उनके जो एक तरह से व्यक्तित्व में काफ़ी
इस बात को यहाँ से एक नई रोशनी चली, लोग उन पर विश्वास करने लगे कि इनका कहा सही है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि जाओ तुम जिस किले को बना रहे हो वो किला धीरे धीरे दबकने लगेगा। वही स्थिति हुई, क्योंकि किला इतना मजबूती से भी बना था, लेकिन आज भी वो किला खंडहर के रूप में मौजूद है, जिसको शापित किला बोला जाता है। आप दिल्ली जाएं तो ज़रूर देखें। ये जब ये मरा गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक जब मरा तो ये आप देख सकते हैं कि इसका वही है, तुगलकाबाद किले में ही इसका मकबरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं तारीख़ फिरोज़शाही में फनदार तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों के बारे में वर्णन करना, तो पूरा का पूरा मैटर आप समझिए। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए जीवन में क्या है, लोग ये मान बैठते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही समझदार होता है, पर मेरा अपना तजुर्बा ये है, मैंने अपने जीवन में भी देखा है और ये मानना भी मेरा हमेशा से रहा है कि जो बहुत ज़्यादा समझदारी से पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप देखे हुए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो समझदार थे। ठीक, तो वो आप देखे हुए कि जैसे हम ही लोग के जो माता पिता थे तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो लेकिन अभी भी मुझे याद है कि जो पिताजी ने डिसीजन लिया था ज़िंदगी में और जो पिताजी हम लोगों को पढ़ाए लिखाए, आज हम उतने अपने बेटों के प्रति सक्रिय नहीं रहते हैं, अपने बच्चों के प्रति सक्रिय नहीं रहते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी फैसले लेते थे उसके पीछे कुछ व्यवहारिकता थी, एक सामाजिकता थी, और इसीलिए वो सामाजिक रूप से ज़्यादा कामयाब रहे हैं। तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। ये 26 भाषाओं का जानकार था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें 24 भाषाएं लिख पढ़ सकता था। उस समय या इतिहास में इसके जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ। आप देखेंगे बाद में चल करके अकबर अंगूठा छाप था, पढ़ा ही लिखा नहीं था, लेकिन उसके जो निर्णय लिए जाते हैं, उसने जो फैसले लिए हैं, सुलह कुल से लेकर के तमाम जो फैसले, वो सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में जो आप जाएंगे, यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ सिखाया जाएगा। वहाँ जो है उसकी नीतियाँ पढ़ाई जाएगी, अकबर की नीतियाँ, कि अकबर ने इतना सक्सेस क्यों रहा, इतना सफल क्यों हुआ। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं ना। तो 1325 से 1351 तक इसका कार्यकाल रहा। इसका नाम था जूना खां, ठीक है, और यह गयासुद्दीन का पुत्र था। तो 1300, अभी ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, हम वापस आते हैं। ये है इब्ने बतूता, ठीक है, ये है इब्ने बतूता। ये मोरक्को यात्री, मोरक्को जानते कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप से ये आया हिंदुस्तान यात्रा करते हुए, और दुनिया में एक से एक लोग हैं भाई, सब अलग अलग नशा है। इसको नशा था भ्रमण करने का, ठीक, तीर्थ कर यात्रा करने का, मतलब यात्रा करने का, भ्रमण करने का, और ये निकल चुका अपने से। जब रास्ते में आया, दो इब्नो बतूता जो रेहला लिखा है, उस रेहला में इसने कई सारी बातें लिखा है। जब एनसीईआरटी की किताबें निकालेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखा है। उसने कहा है कि जब हम लोग भ्रमण पे निकलते थे तो कभी कभी घर की याद आती थी, लेकिन एक घूमने का एक पैशन था, एक अंदर उत्साह था, एक जोश था कि नहीं हमको भ्रमण करना है। तो रास्ते में कभी कभी डाकू मिल जाते थे तो डाकू लूट लेते थे, इसलिए समूह में हो जाते थे। कभी कभी डाकू ले जा करके बंदी, मतलब अपने नज़रबंद करते थे, वहाँ पे हम लोग गिड़गिड़ाते थे, फिर भी पीछे नहीं हटते थे कि जिस बीड़ा को उठाए हैं, आज हम लोग अगर भ्रमण करना है, हिंदुस्तान जाना है, तो चलना है, तो जाना है किसी भी तरह से, चाहे जो भी दिन देखना पड़े। आजकल के लड़के तैयारी करते हैं 1 साल 2 साल, और कुछ नहीं हुआ तो हार मान जाते हैं। तो अब देखिए, इब्ने बतूता मोरक्को से आया। मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। और वो आया और उसने लिखा है कि कई सारे लुटेरों से हमारा सामना हुआ, कई मुसीबत में स्थिति, कभी कभी जान चली जाएगी, कभी कभी महासागरों में अगर गए तो कहीं कहीं ऐसा लगता था कि ज़िंदगी बचेगी नहीं, समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा, कहीं जंगली जानवर का सामना करना पड़ा। लेकिन जो मन में एक उद्देश्य लेकर के चले थे कि हिंदुस्तान जाएंगे, तो गए, और वहाँ पे फाइनली यह दिल्ली पहुँचता है। और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक से इसने मुलाकात, इब्ने बतूता से मुलाकात की, और इसकी जो एक तरह से इसका बहादुरी और इसके जज्बे को देख करके, साथ साथ इसके ज्ञान और सामाजिकता को देख करके इसने क्या किया, अपना काजी नियुक्त किया। काजी भी सक्सेस, दोनों साथ साथ बहुत अच्छे मित्र भी रहे। और इब्ने बतूता को इसने 1342 में चीन दूत के रूप में भेजा। ये सब प्रश्न आते हैं। 1333 में मोरक्को यात्री इब्ने बतूता भारत आया, यानी दिल्ली आया,
और 1342 काजी नियुक्त किया। 1342 में इब्ने बतूता दूत बनकर चीन भेजा गया। और उसके बाद ये है कि पूरी की पूरी रेहला से इब्ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। इत्मीनान से आप सुनिएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक है। और मोहम्मद तुगलक ने ना, मैंने बताया कि 26 ये जो है 26 भाषाओं का जानकार था, जिसमें 24 लिख पढ़ सकता था, 24 लिख सकता था, पढ़ सकता था। तो ये मतलब बहुत हर दृष्टिकोण से ये पढ़ा लिखा आदमी था और बहुत मेहनती आदमी था। लेकिन अब इसकी जो भी योजनाएं हैं वो किस तरह से फलाप होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले बात आती है राजधानी परिवर्तन की, ठीक है। हालांकि पहली योजना जो थी इसकी द्वाब में कर वृद्धि थी, लेकिन पहले हम जो मूल है इस पर बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दिल्ली और ये देवगिरी। देवगिरी कहाँ पड़ता है? इस समय महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में है। तो असल में इसकी सोच ये थी, दिल्ली पर जो मंगोल थे वो ज़्यादा आक्रमण करते थे, इसको समझिएगा। दिल्ली पर जो मंगोल थे वो अधिक आक्रमण करते थे। तो आक्रमण जब करते थे तो होता क्या था कि ये सोचा ना कि अच्छा इधर साउथ वाले भी जो है, बीजापुर से लेके बीदर, बदामी, हम्पी, सब परेशान करते रहते थे। तो ये सोचा कि दिल्ली से लेकर के अगर हम देवगिरी चले जाते हैं तो एक तो मंगोलों से भी हम बचा सकते हैं दिल्ली को, और दूसरा जो साउथ वाले राजा हैं उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1500 किलोमीटर जाने के लिए उस जनता को फरमान जारी कर दिया, दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता को कहा कि ऐसा है कि राजधानी परिवर्तन हो रहा है और सब लोग जाओ। सब लोग कहाँ जाओ? देवगिरी, जिसको दौलताबाद नाम दिया गया। अब लोग चल दिए। बर्नी लिखता है, फरिश्ता लिखता है कि वहाँ पे कुत्ते बिल्ली भी इनके साथ गए, अपने बकरी से लेकर के जितने भी पशु थे, और साथ साथ कुत्ता बिल्ली भी लेके चले गए। और तो छोड़िए, जो लंगड़ा था उसको घसीट के ले जाया गया, जो अंधा था उसको भी ले गए सब। वो एक फरमान था। एक कहीं ना कहीं इसमें ये भी लिखा जाता है, इसमें बात आती है कि इसके पागलपन से लोग परेशान रहते थे, तो इसको पत्रों में गालियाँ लिखते थे, गाली लिखते थे कि सुल्तान ऐसा है, सुल्तान वैसा है। तो वो अपने नागरिकों को सजा देने के लिए वो देवगिरी ले गया। अब जाएंगे आप इधर तो अरावली की पहाड़ी मिलेगी, विंध्याचल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, इन सबको पार करके लेके गया। अब उस समय भाई रेल तो थी नहीं, एरोप्लेन तो था नहीं, गाड़ी तो थे नहीं, तो जाहिर सी बात है लोग पैदल ही या अन्य कुछ इक्का गाड़ी के साधन से जाते होंगे। तो पहाड़ों को पार करना इतना आसान नहीं था, तो पहाड़ पार करके गए। बीच रास्ते में क्या होगा? प्लेग आ गया, कुछ डाकू लूट लिए और सुल्तान भी बीमार पड़ गया। और जब दौलताबाद ये सारे लोग पहुंचते हैं तो रोते हुए जा रहे थे, क्योंकि इनकी ज़मीन जायदाद थी यहाँ पे, ऑलरेडी वो सेटल थे दिल्ली में। अब रास्ते में जाने लगे तो इनको याद आने लगी, कुछ डाकू भी लूट लिए, कुछ प्लेग की बीमारी आ गई। और जैसे ये लोग पहुँचते तो फिर कहता है कि चलो वापस दिल्ली, तो फिर दिल्ली लौट के चले जाते हैं। तो जनता, मतलब कहा जाता है कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी यानी दौलताबाद से दिल्ली आने जाने में बहुत सारे लोग मर गए, और इसकी योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, असफल हो गई। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं ये, अब इसके पहले हम द्वाब की बात करते हैं। तो द्वाब में जो कर वृद्धि थी वो 1326 से लेकर के 1327 ईस्वी में बात करते हैं। द्वाब का सीधा सा मतलब समझिए कि दो नदियों के बीच। और वो सुना था कि गंगा और जमुना, यानी द्वाब में अगर हिंदुस्तान की बात किया जाए तो मैक्सिमम अर्थ लगाइएगा गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के बीच में उसने सुना था कि उपज बहुत ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा हो जाती है। तो चूंकि वो अपने राजकोष को भरना चाह रहा था, पैसा जुटाना चाह रहा था, तो उसने क्या किया कि गंगा और यमुना के द्वाब में कर वृद्धि कर दी। कर वृद्धि मतलब 50% कर वृद्धि कर दी। तो कर वृद्धि जिस समय हुई उस समय अकाल पड़ गया। अब देखिए, इसका किस्मत भी साथ नहीं देती, जैसे कर वृद्धि हुई तो अकाल पड़ गया। फिर इसने अपने सैनिकों को कहा कि जबरदस्ती कर वसूलो। तो जबरदस्ती कर वसूले तो उसमें जनता भड़क गई, किसान भड़क गए, सैनिकों पर पत्थर ईटा पत्थर चलाने लगे।
लास्ट में फिर उसको मोह आ गया, दया आ गई किस पे, अपने किसानों पे, तो उसने सैनिकों को वापस बुला लिया और यह योजना भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब यहाँ पे खुरासन की बात करते हैं तो ये मैप में आप जरूर देखिएगा। मैप में अगर आप बात करते हैं तो देखिए इधर आप हिंदुस्तान है, यानी यहाँ रेड से मैं दिल्ली से चल रहा हूँ, तो दिल्ली से आप खुरासान पहुँचते हैं तो ये आप देख सकते हैं नीचे अफ़गानिस्तान है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है। तो यहीं इन्हीं के बीच अफ़गानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान के बीच में खुरासन पड़ता है। तो खुरासन में क्या था कि वहाँ पे इसने 3,70,000 यहाँ पे आक्रमण करने के लिए 3,70,000 सैनिकों को इकट्ठा किया। ठीक है, कितने? 3,70,000 सैनिकों को इकट्ठा किया। ठीक, अब होता क्या है कि ये सैनिकों को ये ऑलरेडी अग्रिम पेमेंट दे देता है साल भर का, कि सब तैयारी रखो और उसके बाद हम लोग खुरासन पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, खुरासन पे आक्रमण शुरू हो गया। तो खुरासन पे आक्रमण हुआ, लेकिन होता ये है कि उस समय ईरान के शासक और मिस्र के शासकों में एक तरह से विभाजन था, आपसी रंजिश थी। और जब सेना जाती है खुरासान, 3,70,000 सैनिक जब जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिल जाते हैं तो धीरे धीरे अब अब वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। फिर इसे लगता है कि हमारा आक्रमण सफल नहीं होगा, तो ये खुरासन से अपनी सेना को वापस बुला लेता है, और वापस बुला लेता है, फिर सोचता है कि सेना की ज़रूरत नहीं है, तो उस सेना को भंग कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से खुरासान जो आक्रमण था वो भी बिना लड़े ही फ्लॉप हो गया, और उसकी जो 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया था वो इसका डूब गया, और यह योजना भी उसकी फ्लॉप हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो कराची अभियान भी था। कराची इस समय जानते कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, कुमायूं गढ़वाल में। तो वो हिमाचल प्रदेश में उसमें क्या किया कि वो पहाड़ी लोग थे, आदिवासी लोग थे, तो ये जो आदिवासी लोग थे, ये आदिवासी लोगों को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो मंगोलों का कभी कभी साथ देते थे। तो इसने क्या भेज दिया, कहाँ पे भेज दिया? यह भेजा अपनी सेना को पहाड़ों के बीच में, कुमायूं गढ़वाल की पहाड़ियों के बीच में, कराची के बीच में। और वहाँ क्या है कि लंबा सेना अपने रास्ते से, मूल रास्ते से भटक गई, और जनता ने इस बात को समझ लिया कि आक्रमण करने आए हैं। तो वहाँ के जो प्रजाति हैं, जो आदिवासी हैं, वो पहाड़ी एरिया के लोग जानते थे, पहाड़ पे चढ़ के इतने पत्थर से मारे कि ये सेना में खलबली मच गई, और कहा जाता है कि वहाँ से लौटते वक्त एक भी सैनिक नहीं बचा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश में हम अगले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताएंगे, और फिरोज शाह तुगलक के ख़त्म होने के बाद फिर खिलजी करते करते हम मुग़ल वंश के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।